नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर कोयला खदानों से संबंधित है। कोयला खदानों की नीलामी का अंतिम चरण 2 नवंबर से प्रारंभ किया गया। ये पहली बार है जब सरकार द्वारा निजी कंपनियों के समक्ष कोयला खदानों की वाणिज्यिक बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। दरअसल कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए 38 कोयला ब्लॉक्स प्रस्तुत किए गए थे और कंपनियों ने 19 ब्लॉकों के लिए अपनी रुचि प्रकट की है। इससे पहले सरकार द्वारा खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 यानी MMDR एक्ट तथा कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 CMSP एक्ट में संशोधन के लिए खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020 अधिनियमित किया गया था। इसके माध्यम से वाणिज्यिक नीलामी प्रक्रिया आरंभ की गई है। MMDR अधिनियम भारत में समग्र खनन क्षेत्र को विनियमित करता है। आपको बता दें कि CMSP अधिनियम उन खानों की नीलामी और आवंटन का प्रावधान करता है जिनका आवंटन वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। CMSP अधिनियम लागू करने से पहले कोयले की खानों का नीलामी के माध्यम से कभी आवंटन नहीं किया गया था। पहले कोयला ब्लॉकों के लिए कंपनियों द्वारा आवेदन किया जाता था और एक अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा जांच के बाद उन्हें खानों के अधिकार प्रदान कर दिए जाते थे। वाणिज्यिक कोयला खनन से कोयला उत्पादन में वृद्धि, उसके आयात में कमी, दक्षता में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करना आदि की अपेक्षा की जाती है। वाणिज्यिक खनन किसी भी अंतिम उपभोग प्रतिबंधों को लागू किए बिना निजी क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी निजी कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के अंतिम उपभोग वाले संयंत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है या उन्हें बाजारों में बेचा जा सकता है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मानसिक अस्वस्थता के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस से संपर्क के जोखिम को कम करने और सुभेद्य रोगियों को मानसिक विकारों से तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संक्रमित होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस महामारी के दौरान कम से कम 3 समूह मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से प्रभावित रहे हैं। इन समूहों में पहले वे रोगी हैं जिनमें कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है और उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हो रही हैं। दूसरे समूह में मानसिक विकारों से पहले से पीड़ित रोगी शामिल हैं। वहीं तीसरे समूह में सामान्य जन द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इस संबंध में जारी किए गए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश। इसके तहत एक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान और निकटवर्ती कोविड हेतु नामित अस्पताल के बीच हॉटलाइन स्थापित करना, ताकि दोनों केंद्रों के बीच पीड़ितों या उनसे संबद्ध स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी को सरलता पूर्वक स्थानांतरित किया जा सके। स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के प्रबंधकीय पहलुओं जैसे नियमित हाथ धोने, अपशिष्ट का निपटान, प्रतिष्ठान की सैनिटाइजिंग आदि के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राधिकरणों द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना चाहिए और उसे समय समय पर इन दिशा निर्देशों की समीक्षा और इन्हें अपडेट करना चाहिए। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सनक और तीव्र मनोविकार के सक्रिय लक्षणों वाले रोगियों को क्वारंटीन करने में कठिनाई है। इसके अलावा वर्तमान में भारत अपने स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06% ही मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय करता है। बीमा कंपनियां उन लोगों को चिकित्सा बीमा प्रदान नहीं करती हैं जो मानसिक रोगों के अस्पताल में भर्ती हैं। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 3 मनोचिकित्सक ही उपलब्ध हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए। एटक का गठन वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमनलाल आदि नेताओं द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव के रूप में चयनित हुए थे। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया था और इसकी सहायता के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। बाद में एटक का वर्ष 1929 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी NTUF और वर्ष 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के निर्माण के लिए विभाजन कर दिया गया था। आइए अब भारत में श्रमिक आंदोलनों के विकास पर नजर डालते हैं। भारत में श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत 1887 में नागपुर में एम्प्रेस मिल्स में पहली हड़ताल के साथ हुई थी। इस आंदोलन के बाद 1881 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। NM लोखंडे के नेतृत्व में वर्ष 1890 में गठित बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन प्रथम श्रमिक संगठन था।
भारत में प्रथम पंजीकृत संगठित ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन थी। इसका गठन बीपी वाडिया द्वारा वर्ष 1918 में किया गया था। वर्ष 1920 में अनुसुईया बेन साराभाई द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जो भारत में महिलाओं के श्रमिक आंदोलन की अग्रदूत थी। श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन संबंधित क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा गठित संगठन है, जो अपने सदस्यों के साझा हितों जैसे कि वेतन संबंधी निष्पक्षता, कार्य के घंटे आदि के लिए कार्य करते हैं और इस प्रकार वे प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक संपर्क प्रदान करते हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी तौर पर प्रांतीय दर्जा प्रदान किया। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकारों के साथ पूर्ण विकसित प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, लेकिन 4 नवंबर 1947 को कबायली आतंकियों और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है। वर्ष 2018 में गिलगित बाल्टिस्तान आदेश पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत के रूप में शामिल करना था और विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक उपायों द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना था। वर्ष 1949 से इसे पाकिस्तान की संघीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के अन्य 4 प्रांत हैं। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान के भारतीय क्षेत्र को तुरंत खाली करने को भी कहा है। आइए अब जानते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का महत्व। गिलगित बाल्टिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन तीनों के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर गिलगित बाल्टिस्तान में ही स्थित हैं। इसके अलावा सिंधु नदी की जलविद्युत क्षमता गिलगित बाल्टिस्तान को ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्र से विनियामकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 670 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आरआरबीज के पुनर्पूंजीकरण की वर्तमान योजना के अनुसार केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों द्वारा 50, 15 और 35 के अनुपात में आरआरबीज को पूंजी सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य उन्हें 9% की जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी अनुपात यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी CRAR की विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना है। CRAR किसी बैंक की जोखिम भारित आस्तियों एवं वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात होता है। आरआरबीज वे वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। आरआरबीज को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध करवाना होता है। इसमें कृषि ऋण को प्रमुखता दिए जाने के साथ साथ लघु और सीमांत कृषक, सूक्ष्म उद्यमी, ग्रामीण शिल्पी भी लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं। इसे नरसिम्हन कार्य समूह 1975 की अनुशंसाओं के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अधिनियमन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पहला आरआरबी वर्ष 1975 में स्थापित प्रथमा ग्रामीण बैंक था। आरआरबीज द्वारा कई मुद्दों का भी सामना किया जा रहा है, जैसे ऋण के लिए अत्यधिक आवेदनों की समस्या, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण का अत्यधिक कठिन होना आदि। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत एवं फ्रांस द्वारा हिंद प्रशांत साझेदारी को सुदृढ़ किया जाएगा। फ्रांस हिंद प्रशांत रणनीति प्रारंभ करने वाला पहला यूरोपीय देश है और भारत उस रणनीति में एक प्रमुख हितधारक रहा है। दोनों देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाने तथा नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है। हाल ही में जर्मनी ने भी अपनी हिंद प्रशांत रणनीति को आरंभ किया है। रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो, ये आयुष क्षेत्र के योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया की संयुक्त पहल है। रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो की गतिविधियों में शामिल है ज्ञान सृजन एवं प्रबंधन, सामरिक और नीति निर्माण सहायता, एक समान दिशा निर्देश या नियम बनाने के लिए राज्य द्वारा मानक तय करना, निवेश की सुविधा आदि। इस ब्यूरो के कुछ विशिष्ट कार्यों में अंतर मंत्रालयी समूहों के लिए परियोजना निगरानी, कौशल विकास पहल, रणनीतिक आसूचना अनुसंधान इकाई की स्थापना और एक नवाचार कार्यक्रम आरंभ करना शामिल है।
ग्रामीण विकास निधि। हाल ही में केंद्र ने पंजाब के ग्रामीण विकास शुल्क पर रोक लगा दी है। ग्रामीण विकास निधि पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 के अंतर्गत कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर आरोपित किए जाने वाला 3% उपकर है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को इस उपकर का भुगतान करना पड़ता है। आपको बता दें कि FCI द्वारा भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष गेहूं और धान की खरीद की जाती है। इस निधि को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस निधि का उपयोग मंडियों के भीतर और बाहर ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाना अपेक्षित होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वार्षिक MBBS प्रवेश विनियमों के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिसूचित की। आइए अब जानते हैं इन विनियमों की प्रमुख विशेषताएं। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि में अनुकूलन और लचीलेपन की अनुमति प्रदान करना, छात्रों के प्रशिक्षण के लिए एक भलीभांति सुसज्जित कौशल प्रयोगशाला की स्थापना, नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन के समय कम से कम 2 वर्षों के लिए पूर्णतया कार्यात्मक 300 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की उपलब्धता को अनिवार्य बनाया गया है। ये विनियमन उन सभी नए चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जो स्थापना के लिए प्रस्तावित हैं। साथ ही ये उन स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों पर भी प्रवर्तनीय होंगे जो वार्षिक MBBS प्रवेशों में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया है। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास संक्षिप्तकी। ये संक्षिप्तकी प्रवासन और विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्रवाह तथा संबंधित नीतियों के क्षेत्र में संपन्न प्रमुख विकासों पर एक अद्यतन दृष्टि प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस संक्षिप्तकी के प्रमुख तथ्य। भारत के लिए विप्रेषण इस वर्ष 9% तक कम होकर 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र वर्ष 2020 में विदेशी विप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश हैं। आइए जानते हैं रेमिटेंसेस में हुई गिरावट के कारण। प्रवासियों के आश्रय प्रदाता देशों में कमजोर आर्थिक वृद्धि और रोजगार का निम्न स्तर, तेल की कीमतों में गिरावट और रेमिटेंसेस स्रोत देश की मुद्राओं का अमेरिकी डॉलर की तुलना में मूल्यह्रास। सुपर टाइफून गोनी। हाल ही में इस चक्रवात के कारण फिलीपींस में 7 लोगों की मृत्यु हुई। टाइफून को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में परिभाषित किया जाता है। टाइफून सामान्यतः पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर गति करते हैं या पश्चिमी प्रशांत या पूर्वी एशिया के क्षेत्र में इनकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। टाइफून का मौसम आरंभिक ग्रीष्म ऋतु से आरंभिक शरद ऋतु तक रहता है, जो अधिकांशतः दक्षिण पूर्व एशिया में मॉनसून के मौसम और पूर्वी जापान में आर्द्र मौसम के साथ प्रभावी होता है। हरिकेन भी टाइफून की ही भांति है, जो उत्तरी अटलांटिक और मध्य या पूर्वोत्तर प्रशांत में प्रभावी होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर, राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1928 के बारदोली के कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने प्रदान की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनका सबसे बड़ा योगदान 565 रियासतों का एकीकरण और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना था। वर्ष 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर का दिन उनकी जयंती के स्मरण में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की प्रथम जल विमान सेवा सी प्लेन। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट के बीच देश की पहली जल विमान सेवा को आरंभ किया है। ट्विन ओटर 300 सी प्लेन का संचालन स्पाइस जेट द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।